चलिए अब आगाज करते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम में सवाल जवाब का। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कामाक्षी शर्मा जी। कामाक्षी जी, पहला सवाल जो है आपसे यही होगा कि देश में फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस बारे में तमाम उपाय करने के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सवाल यही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं रुक क्यों नहीं पा रही हैं और इस पर लगाम कैसे लगाई जाए और किस तरीके से जो है इस पर नियंत्रण पाया जाए। तो ये आपसे हम पहला सवाल जानना चाहेंगे। हमारा जो सिस्टम है वो बहुत स्लोली वर्क कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमने ओटीपी वाला जो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ने कब से करना शुरू किया था, बट आज उसके बेसिस पे भी हम अगर ये कहें डेली का, अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स देखोगे तो 1 लाख करोड़ का पर डे का फ्रॉड है इंडिया में। जी। तो उसमें कम से कम जो 200 करोड़ का फ्रॉड है वो थ्रू ओटीपी हो रहा है। वो बात अलग है कि किसी और बहाने से मांगा जाता है कि आपकी लॉटरी निकल गई है या ये हो गया है, तो वो अवेयरनेस काफी कम है। एंड जो क्राइम का पैटर्न बन रहा है वो क्रिमिनल्स का ये होता है कि वो कुछ भी उन्हें नया हिंट भी लगता है ना, कोई भी लूप होल मिलता है, चाहे आपका ये कह ले हम लिंक रिलेटेड हो गया या उन्हें पता लग गया कि कार्ड को हम स्कैम कर सकते हैं, डुप्लीकेट कार्ड बना सकते हैं, वो एकदम से स्विच कर जाते हैं। और हम लोग इन चीजों में काफी पीछे हैं। लाइक अगर हमारी पुलिस को भी अवेयर करना है या उनको इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग देनी है, तो जो ट्रेनिंग उन पे आज जानी चाहिए वो 2 साल बाद जाएगी आज के फ्रॉड को संभालने के लिए। तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो काफी बढ़ गया है, एक तरीके से हम कहें ना, टेक्नोलॉजी में और जो हमारे इन्वेस्टिगेटर बैठे हैं उसमें। तो इसके लिए फिर समाधान क्या है? क्या आईटी एक्सपर्ट्स को पुलिस की टीम में भर्ती किया जाए? और दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं ओटीपी वाली समस्या तो एक है, दूसरा हम देखते हैं कि नई नई चीज़ें लिंक भेज करके और हाँ पेटीएम के जी। माध्यम से हम देख रहे हैं, जी। या फिर कई जगहों पर ऐसा होता है कि एक दो घटनाएं जो मेरे जानने में आई कि जिस दिन क्रेडिट कार्ड आया उस दिन ही पूरी क्रेडिट कार्ड की रकम साफ हो गई। कहा गया कि आप अपना क्रेडिट कार्ड अगर आपको शुरू करवाना है तो हम ही कर सकते हैं। उस पूरे परिवार हाँ की जी। डिटेल उनके पास होती है, सारी डेट ऑफ बर्थ से लेकर के तमाम जानकारी वो होती है। तो इस तरीके से वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं, तो कैसे निपटेंगे फिर इससे? ये होता है मेनली डाटा की चोरी। तो इसमें कहीं ना कहीं बैंक जो है वो कहते हैं उनका इंटरनल सिस्टम कोई ना कोई जैसे हम कहते हैं, कई बार बहुत केसेस में मैंने भी देखा कि बैंक मैनेजर पूरी डिटेल दे देता है, वरना आपके पास उसी दिन क्यों फोन आता है जब आपके अकाउंट में वो पैसे आए होते हैं, तभी आपके पास वो सारे मैसेजेस क्यों आते हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं इंटरनल डाटा की चोरी का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग बन गया है। और उसका मेन रीजन ये है कि भारत में अभी प्राइवेसी एक्ट नहीं है और जो साइबर लॉ है वो भी हमारा बहुत वीक है। तो जब तक ये दोनों चीजें आपस में बैलेंस होके नहीं चल पाएंगी तब तक काफी दिक्कतें आने वाली हैं। आपने खुद ही कहा कि मतलब कि जो लोग ठगी कर रहे हैं और जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनमें लगभग एक जनरेशन का गैप आ गया है या आधे जनरेशन का गैप आ जी। गया है। वो 4-5 साल बाद अपडेट होगा, तब तक वो और आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। तो ऐसे में उपाय क्या बचते हैं? क्योंकि इकोनॉमी डिजिटाइज हो रही है पूरी तरीके से, जी। गवर्नमेंट का फोकस डिजिटाइजेशन पे है, और अगर लोगों की मेहनत हाँ की जी। कमाई ऐसे जाएगी तो फिर तो लोगों का इस तकनीक से फिर भरोसा कम होगा। ऑप्शन क्या जी। है, विकल्प तो क्या है? इसका एक तो ये है कि आप अवेयरनेस जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे करें। सेकेंडली जो आपकी साइबर की टीम है उनको आप हमेशा, जैसे होता है ना कि अगर हम पुलिस में देखते हैं कोई ऑफिसर है वो पहले स्पेशल सेल में था, फिर वो एटीएस में डाल दिया गया, फिर फील्ड पे डाल दिया गया या फिर स्टेशन का एसएचओ बना दिया गया। तो जो साइबर वाले हैं ना उनको बार बार उनकी ड्यूटी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होता है ना कि कोई साइबर में आज बैठा है, कल उससे फील्ड पे बुला लिया, परसों उसका अलग ट्रांसफर हो गया 1 साल बाद। तो जो उस फील्ड के जो लोग हैं उन्हें परमानेंट कर देना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को बैठा के ट्रेन भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ट्रेन करवाती है ऑफिसर्स को, बट ये होता है कि वो कहते हैं मैम हमें तो अभी साइबर मिला ही नहीं, या साइबर हमें पता नहीं 2 साल बाद हमें गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देगी, हमारा ट्रांसफर जब होगा। तो और जो लोग वहां पे बैठे हुए इतने, अगर वो थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करते हैं तो इतने में नेक्स्ट डे उनका ट्रांसफर हो जाता है। लाइक फिर से उन्हें फील्ड पे भेज दिया जाता है या कहीं और ड्यूटी लगा दी जाती है। ये एक तो बड़ी। तो ये है कि जी जी, अपनी बात कंप्लीट जी। कीजिए। जी, तो यही था कि साइबर वालों को साइबर में रहने देना चाहिए और उनका जो ट्रेनिंग है उनको अच्छे से प्रॉपर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चोरों को पकड़ेंगे नहीं तब तक उनमें वो डर नहीं आएगा। तो ये अभी आधे लोग क्राइम करते हैं और ये सोचते हैं कि हम क्राइम कर लेंगे हमें पकड़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में ये है साइबर सेल बहुत वीक है, क्या ही कर लेगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनकी संख्या क्राइम के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि
आप अखबार देखिए, आधी से ज़्यादा खबरें तो अखबार में आती नहीं, लेकिन जितनी आती हैं हर रोज़ हम देख रहे हैं जी। आपके इर्द गिर्द, हमारे जानने वालों के साथ, सबके साथ, किसी के साथ रकम कम है, किसी के साथ ज़्यादा, वो हाँ जी। इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब अगला सवाल ये है कि स्पैम कॉल हो और मैसेज को तो चलिए हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, लिंक को क्लिक नहीं जी। करेंगे, लेकिन मेलवेयर के जरिए कैसे बचा जा सकता है? ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती मेल है जिससे स्पैम मैसेज और कॉल पूरी तरीके से रोक दिए जाएं? ओके। एक अभी आपने ट्रू कॉलर में उन लोगों ने पेड वालों के लिए फंक्शन इनेबल किया हुआ है कि आप स्पैम कॉल और डाउटफुल कॉल को उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। बट जो मालवेयर की बात कही वो क्या होता है, बहुत बार हमारी ईमेल्स में आ जाता है कि हमने फाइल खोली और उसमें देखा तो मालवेयर आ चुका। ठीक है, तो जब भी आप फाइल डाउनलोड करते हो उससे बचो। और आपका जो भी फोन है, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो या आप अपना डेस्कटॉप पे जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन यूज कर रहे हो वो अपडेटेड होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी मान लिया जाए कि एंड्रॉयड 11 बहुत पुराना था या एंड्रॉयड 10, तो अगर आप अभी भी वो वर्जन यूज कर रहे हो ना, तो उसके लूपहोल्स हैकर के पास आ जाते हैं कि इसमें ये लूपहोल है, हम ये वाला मालवेयर भेज देंगे, तो उसको डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यही है कि आपको अपना सिस्टम अपडेट रखना चाहिए। ईमेल वगैरह डाउनलोड करते हुए बहुत सावधानी बरतें अपनी, और अननोन कॉल्स का, मैसेजेस का रिप्लाई ना करें। बहुत बार होता है, आज की डेट में एक नया फ्रॉड और चला है, वो ये है कि आपको इमेजेस भेजी जाती हैं इस तरह की कि सामने वाला डाउनलोड करेगा ही करेगा। और वो इमेजेस जो है वो एक तो होता है नॉर्मल, उसमें एक होता है वो पीडीएफ वगैरह बना के भेज रहे हैं और आपको मैसेज लिख रहे हैं, आप डाउनलोड कर रहे हो, आपका फोन पूरा हैक हो रहा है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। तो जागरूकता के अलावा मतलब आप ये कह रही हैं और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस यहाँ पर वो उतनी सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है, तो मतलब ग्राहकों की जागरूकता से ही अगर वही जगते रहेंगे तभी अपने पैसे को बचा पाएंगे, और कोई विकल्प नहीं है। जो जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे पेटीएम है, पेटीएम को इतना इजी कर दिया गया है कि आज स्ट्रीट वेंडर, अपने रिक्शे वाले भैया जी, ये सब लोग यूज कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है पर्सनल लेवल पे, तो हम उस लेवल पे जागरूकता क्यों नहीं ला सकते ना, कि अगर हम उन्हें समझाने जाते हैं या बहुत बार सरकार के आगे विकल्प रखते हैं कि, तो वो कहेंगे वो लोग कहाँ समझेंगे, वो इतने टेक्निकल नहीं है। अरे वो लोग ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, अगर बिल्कुल। उन्हें वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं तो उन्हें सावधानी बतानी पड़ेगी, वो भी समझेंगे। ये बड़ा चैलेंज था जब भारत में डिजिटाइजेशन लागू हुआ, तो लोग कह रहे थे कैसे होगा, जी। भारत जैसे देश में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं है, हाँ लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से, अब दुनिया में काफ़ी तेज़ी से, सबसे तेज़ी से भारत में डिजिटाइजेशन आगे बढ़ा है। एक और जो फ्रॉड जो जी। जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है क्रिप्टो में को लेकर के काफ़ी सारी ठगी की घटनाएं हो रही हैं। क्रिप्टो की आड़ में ठगी किस तरीके से की जाती है, और क्या पीड़ित व्यक्ति और ठग के खाते को ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन तो है नहीं, तो इसको किस तरीके से हाँ। मॉनिटर कैसे कर सकते हैं अगर किसी ने मान लीजिए कि किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया है तो? हम्म तो क्रिप्टो का बेसिकली ये होता है कि क्रिप्टो को अभी तक इंडिया ने पूरी तरह डिजिटली एक्सेप्ट नहीं करा है। बिल्कुल। और क्रिप्टो बना ही इसीलिए ताकि लोगों के मन में ये था जब क्रिप्टो आया था कि हमारा ब्लैक मनी जो है वो ट्रैक नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होगा। और उसकी ठगी जो हो रही है, क्रिप्टो एक हाई रिस्क करेंसी है। ठीक है, आप अगर उसमें एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो, मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू यूज कर लेंगे, जिस ग्रुप को जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। कोई भी इंसान आता है, फर्जी सा ग्रुप बनाता है, उसमें वो स्क्रीनशॉट बना बना के कि आई विन दिस, आई विन दिस, और मेरा अमाउंट इतना डबल हो गया, तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉपर जो एप्लीकेशन मार्केट में वैलिड है, जैसे कुबेर ऐप है या जो भी बिटकॉइन के प्रॉपर एप्लीकेशन है, उसके थ्रू करो। आप किसी के भेजे हुए लिंक के थ्रू या किसी की बातों में आए हुए, क्योंकि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी चलाते हो ना, आजकल रैंडम में मैसेज आ जाते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे, और कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो एंड दिस दिस, आप रिप्लाई करोगे तो वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए हजारों प्रूफ भेज देंगे। जबकि हमें समझना चाहिए आज की डेट में प्रूफ बनाना डिजिटल में कुछ भी नहीं है, वो सारी मुफ्त चैट है। बिल्कुल। तो लोग फंस जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया है, तो वो उसको सबसे पहले क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, और इसकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? क्योंकि कुछ एक इंसिडेंसेस जो मेरे जानने वालों के साथ हुए वो बड़े सरप्राइजिंग रहे, क्योंकि साइबर सेल में जब आप जाते हैं तो वो आपकी लिखित शिकायत लेते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं होती, उसके लिए आपको अलग थाने में जाना पड़ता है। थाने में अगर आप जाते हैं तो थाने में वो कई बार चीज़ों को घुमा देते हैं। तो जो एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति है, जहाँ पर जिसकी दूसरी जिम्मेदारियाँ भी हैं, वो कैसे इस ठगी से निजात पाए और अपने कम से कम
जो उसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको, चाहे बैंक के माध्यम से या किसी क्रेडिट कार्ड का मामला हो, तो वो कैसे उसको सुधार करे, कहाँ शिकायत करे? सबसे पहले जो ऑनलाइन सेट गवर्नमेंट ने निकाली है www.cybercrime.gov.in, जी। आप इस साइट पे जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करो और उसके बाद ही उस साइट से आपको आपके लोकल पुलिस स्टेशन का लिंक आ जाएगा कि आपका केस किसको दिया गया है, तो आप उनसे फॉलो अप लीजिए। उसके साथ अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो फाइनेंशियल फ्रॉड में आप वहां कंप्लेन करने के साथ साथ बैंक में भी कंप्लेन करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी आपने केसेस देखे होंगे कि जिनमें यूजर की कोई गलती ही नहीं थी। बिल्कुल। ठीक है ना, उसने ओटीपी दिया ना कुछ दिया, पैसे निकल गए। लेकिन ये हमारी आरबीआई ने रूल बनाया है कि अगर यूजर की गलती नहीं और फिर भी पैसे निकलते हैं तो 3 दिन में वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। पर इस बात को साबित करना भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि यूज़र की गलती है कि नहीं। बैंक एक अपना निश्चित समय लेता है, काफ़ी लंबा समय इन्वेस्टिगेशन का लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि गलती ना होने के बावजूद बैंक इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि सामने वाले व्यक्ति की गलती नहीं है। उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि क्योंकि इस तरह के कुछ मामले सामने आए हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? जी जी। नहीं, जो बैंक का इन्वेस्टिगेशन का होता है उसमें ये होता है कि अगर आप ओटीपी के थ्रू कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो पेटीएम या इन सारी चीजों के थ्रू जाएंगे। बहुत बार होता है कि आपने कुछ किया ही नहीं फिर भी चले गए, तो वो बैंक वेरीफाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, वो हैंड टू हैंड देख के पता लग जाता है कि अच्छा आप पे ये लिंक आया, तो कोई वो सामने वाला रिप्लाई करेगा कि नहीं आया, और अगर नहीं आया है तो मतलब पता लग जाता है कि एक तो डायरेक्ट गया बैंक को, ना ओटीपी ना कुछ है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन पता करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यूजर झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। लेकिन अगर उसकी गलती नहीं होती है तो वो आरबीआई का रूल के अकॉर्डिंग उसको 3 दिन में पैसे मतलब सॉरी 3 दिन में अगर वो कंप्लेन करता है, लाइक मेरे पास पैसे आज निकले हैं तो मैं अगले 3 दिन तक बैंक के पास जाके कंप्लेन कर दूं और मेरी गलती नहीं है तो मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे महिलाएं के दर्शक हैं जो कि अपने सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कामाक्षी जी, तो हम चाहेंगे कि उनमें से कुछ एक सवाल जो है हम शामिल करें अपने कार्यक्रम में। रोहित श्रीवास्तव जी जो कि उरई उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने हमें सवाल भेजा है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 1 साल पहले इन्होंने एक ऐप के जरिए क्रिप्टो में 1 लाख रुपए निवेश किए थे, और अब ये रकम घटकर महज 20,000 रुपए रह गई है। अब ये इन पैसों को निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब इन्हें क्या करना चाहिए? क्रिप्टो चूंकि अनरेगुलेटेड है, तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या कुछ सजेशन आपका रहेगा? अभी क्या हुआ है क्रिप्टो में, अभी आपने लास्ट उसमें देखा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। उसका रीजन ये था कि बाहर इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन लोग मतलब अपना मनी कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे थे क्योंकि अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे, तो लोगों को लगा कि बिटकॉइन हाई रिस्क फैक्टर है क्योंकि ऐसे रेगुलेटेड नहीं है, कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसे बहुत ही हाई रिस्क मान के चलें, कि जितना होता है ना कि अगर चला गया तो ज्यादा दुख ना हो या फैमिली वगैरह सफर ना करे, तो उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करें जब तक ये रेगुलेशन में नहीं आता है। तो इसी वजह से क्या हुआ था, बिटकॉइन वगैरह डाउन हुआ क्योंकि लोगों ने अपने पैसे वहां से निकालने शुरू कर दिए। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 5-5 लाख लगाया और आज उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि यूएसए में कुछ वो लोग ट्राई कर रहे थे कि क्रिप्टो को स्टेबलाइज किया जाए, उस चक्कर में उनका एक कॉइन था लूरा कॉइन, वो बिल्कुल 0 पे आ गया था और लोगों ने पैसे फिर अपने बाहर निकालने शुरू किए, तो उनका विश्वास भी उठ गया। अभी रिसेंटली की बात है। तो अगर आपका वो है तो आप या तो बाहर निकाल लीजिए उसे अपने पासवर्ड वगैरह जो भी डाल के, और अगर वो खो जाते तो फिर वो वापस लाना मुश्किल होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ अनरेगुलेटेड होती है वहाँ किस तरह के रिस्क होते हैं, क्योंकि वहाँ इस तरह की जब गिरावट आती है, पैनिक सेलिंग होती है, तो कई बार लोग अगर हाथ खड़े कर देते हैं तो ना आपके पास कोई रेगुलेटर है ना सरकार के पास आप इसकी अपील कर सकते हैं। पीयूष दवे जी का सवाल है, अहमदाबाद गुजरात से हैं पीयूष, और इनका सवाल ये है कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप से ये जुड़े थे और वहाँ पर इन्हें क्रिप्टो में निवेश की सलाह दी गई, और बम्पर रिटर्न के लालच में आकर के इन्होंने 20 लाख रुपए लगा दिए, और जिसकी सलाह पर इन्होंने निवेश किया था अब वो गायब है और वॉलेट एक्सेस नहीं हो रहा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इनके पैसे इन्हें मिलेंगे कैसे? वॉलेट एक्सेस नहीं है तो आपको बहुत ही दिक्कत वाली बात है, बट जैसे आप टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू जुड़े थे तो आपको जो जिस पर्सन ने अटैच किया था
उसका नंबर लेके आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, अगर वो इंडिया का ही नंबर है तो उसको बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पे वॉलेट का एक्सेस नहीं है तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सेकेंडली, अगर आप उस पर्सन को पर्सनली नहीं जानते तो भी इशू हो जाता है कि उसने वॉलेट में इन्वेस्ट करें या खुद एक, जैसे मैंने अभी जिक्र कर दी थी कि टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे लोग ऐसे ग्रुप बनाते हैं। अब चलते चलते आपसे कामाक्षी जी जानना चाहेंगे कि अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, जिसमें अगर आप कोई लिंक क्लिक कर दें तो आपके अकाउंट से पैसा चला जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि आप 1 रुपये मेरे अकाउंट में पेटीएम में भेज दीजिए, थोड़ी देर में पता लगता है आपके अकाउंट से ही पैसे चले गए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। किन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बड़ी मेहनत से व्यक्ति पैसे कमाता है परिवार के लिए, उन पैसों को वो बचा करके रख पाए? जैसे हम कहते हैं लालच बुरी बला है, तो आपने भी जो क्वेश्चन लिया उसमें भी ये था कि मोटा रिटर्न मिल रहा था, इसीलिए तो अपना पैसा क्रिप्टो जैसी डिजिटल दुनिया में एकदम से ऐसे इन्वेस्ट ना करें। बहुत बार ऐसी एप्लीकेशंस आती है कि इंस्टेंट लोन मिल रहा है, और वो जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट चली जाती है, फिर आप मेंटली टॉर्चर भी होते हैं, पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है और इमेज भी जाती है। तो ऑनलाइन जो भी चीज मिल रही है वो जरूरी नहीं कि सच्ची हो, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि ऑनलाइन 99% चीजें फ्रॉड होती है। तो बहुत वेरिफिकेशन से आपको चलना चाहिए, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, अपना ओटीपी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन आप कितनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, क्योंकि सिर्फ मनी वाले नहीं, अगर देखें तो आज की डेट में इमोशनली बर्न करने वाले भी काफी फ्रॉड्स हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। लिंक रिलेटेड आप कितना काम ऑनलाइन कर रहे हो, कितनी डिटेल्स आप ऑनलाइन दे रहे हो। आप शॉपिंग करते हो, आप अपनी कार्ड डिटेल्स डाल देते हो, वो सब आपको भी नहीं डालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल ये है कि लेकिन अगर शॉपिंग ऑनलाइन करनी है तो फिर कार्ड डिटेल तो आपको डालनी पड़ेगी अपने लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से। या तो आप प्रेफर करेंगे कैश ऑन डिलीवरी, अदरवाइज सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि आजकल रिचार्ज वगैरह सब ऑनलाइन है। आप 2 बैंक अकाउंट रखो, एक अकाउंट में आप बहुत ही लिमिटेड पैसा रखो कि जितना चला भी जाए तो दुख ना हो, जैसे 4,000 5,000 10,000, और उनसे वो सारी चीजें करो। और शॉपिंग साइट पे जब जाते हो तो एक ऑप्शन आता है सेव माई कार्ड और डोंट सेव, तो आप सेव माई कार्ड पे नहीं करके हर बार अपनी डिटेल्स डाल दिया करो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कार्ड सेव करोगे, कल को बैंक का डाटा लीक होगा, जो कि आज के डेट में हर महीने मुझे कोई ना कोई बैंक ऐसा मिलता है कि उसका डाटा लीक हुआ होता है। बिल्कुल। चाहे वो आपका सिर्फ बैंक नहीं, जोमेटो, ओला, उबर, इन सब का भी डाटा लीक हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं ध्यान रखने के लिए। तो दर्शकों से हमारी ये अपील है कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके पैसे हैं, आपकी मेहनत की कमाई है, और कोई व्यक्ति थोड़ा सा स्मार्ट बन के इन पैसों को, आपकी मेहनत की कमाई को ले जाता है। कामाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।